Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today in this section we are going to discuss about electromagnetic wave theory. In the previous sections we have discussed two model, Thomson atomic model as well as Rutherford atomic model. These models were good, but they were also possessing certain kind of drawbacks in them. It was observed that अब जब मतलब रदरफोर्ड में कुछ कमियां थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे. कुछ और चीज़ें डिस्कवर हुई, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन स्पेक्ट्रम. ये देखा गया कि जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं. इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि whenever they get energy, जब भी उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में वो एनर्जी रिलीज भी होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. उनको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. स्पेक्ट्रम इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अलग अलग रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज का कलेक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है. तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग रेडिएशन इमिट करते हैं. तो एटम्स, अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम्स के जो होते हैं रेडिएशंस अलग अलग होते हैं. ये लाइन स्पेक्ट्रम जो था वो स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और ये लाइन स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था. और अब जब लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस हो रहा था तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ लाइट का काफ़ी रोल था. नेचर ऑफ लाइट मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, क्या नेचर है लाइट का. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली पहले एक थ्योरी आई जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं, और उसके बाद में आगे चलकर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आई. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो रेडिएशंस के, जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, ये जो हमने देखा अभी लाइन स्पेक्ट्रम जो है, इनके नेचर को एक्सप्लेन करती है. अब क्या है इस थ्योरी में, व्हाट इज दिस, व्हाट द थ्योरी इज हैविंग इन इट, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. क्योंकि इसी से हमें आगे चलकर क्या है, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता लगने वाली हैं. और एक नया एटॉमिक मॉडल इसके बाद में जो है डिस्कवर हुआ, दैट वाज बाय नील बोर, एंड इट इज़ नोन एज बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें जो कमियां थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वो दूर की गई. और वो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दीज थ्योरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड था. इसीलिए हम यहाँ पे सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब क्या है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में. सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी वो दी प्लैंक ने, साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क, जेसी प्लैंक जो थे, इन्होंने ये थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. अब इसके पोस्टुलेट्स हम देखेंगे कि क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, वो हम देखने वाले हैं. सबसे पहला जो पॉइंट था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का वो ये था कि जो एनर्जी है जो एमिट होती है किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का ये है कि वो कोई बल्ब हो सकता है, वो कोई गर्म लोहे की छड़ हो सकती है, ठीक है, कोई लोहे की गर्म छड़ या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जो, जिसमें फिलामेंट वाला बल्ब जो होता है, एडिसन बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं. तो इनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो कंटिन्यूअस रेडिएशंस होते हैं. इनसे जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव मोशन. वो वेव के रूप में निकलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहा जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, दैट एनर्जी emitted by a source like a filament bulb, or you can say a heated rod. A heated rod, ठीक है, हम इसे कहते हैं, is continuously in the form of radiations, is continuous in the form of radiations और वेव. यानी ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस
वेव के फॉर्म में होती है, रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, जो किसी भी सोर्स से निकलती है, जैसे कोई बल्ब है या कोई गर्म रॉड है, कोई छड़ है। दूसरा पॉइंट, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, आपने अभी नाम देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हमारी वेव्स हैं जो किसी भी बॉडी से निकल रही हैं, किसी भी सोर्स से निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बना देंगे कि these radiations possess electric and magnetic field magnetic fields perpendicular to each other and both are यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of वेव। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो हमारे रेडिएशंस हैं वो किसके बने हुए हैं? दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बने हुए हैं। और जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दे आर बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मीन्स दिस दिशा में, पहली बात तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिस दिशा में हमारी वेव जा रही है उसके ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर होती हैं। अंडरस्टैंड? मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस पॉइंट का मतलब है कि बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। पहले तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी दोनों ही परपेंडिकुलर है। दिस वाज अनदर पॉइंट। आप इसको एक डायग्राम के मदद से ऐसे देखिए जरा, वो डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। जैसे ये एक हमारी वेव है, इस तरह वेव होगी वहां पे, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो वेव है ये किसको शो कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को शो कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को शो कर रही है ये वाली वेव, ठीक है। दूसरी वाली वेव ये हमारी यहां पे देखो, ये इस तरीके से, ये दूसरी वेव हो गई। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये जो डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो ये हमारी कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। और ये जो डार्कर लाइन से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ना। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्रीज है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? एंड दीज बोथ वेव आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस दिशा में वेव हमारी जा रही है, ऐसे जा रही है। तो दोनों वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी खुद क्या है? परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट ये है कि ये जो हमारी वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम थर्ड पॉइंट कह सकते हैं। These radiations travel
with the speed of light. लाइट की स्पीड से रेडिएशन ट्रैवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये अलग दूसरा तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो रेडिएशन जहाँ सोर्स से जब पहुँचते हैं किसी तक भी पहुँचेंगे तो ये किस स्पीड से चलेंगे, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। अगली बात ये है कि these radiations do not require any material medium for their propagation. मतलब कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ द मीडियम, हवा जो है वो मीडियम का काम कर रही है। तो साउंड वेव्स हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ ये जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, किसी मीडियम की आवश्यकता इनको नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन से हम तक रेडिएशंस आ रहे हैं, पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक रेडिएशंस आ रहे हैं, तो ऊपर तो वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर तो बाद में आके स्टार्ट होता है। यूनिवर्स में ऊपर तो वैक्यूम है बिल्कुल, देयर इज नो एयर देयर, देयर इज नो मीडियम, फिर भी वो रेडिएशन हम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज दे हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये प्रॉपर्टीज थी चिल्ड्रन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और ये हमारी जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, जिसके पोस्टुलेट्स आपने यहाँ पर देखे। सो अभी ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इसके पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें वेव की प्रॉपर्टीज थोड़ी देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक वेव को डिस्क्राइब करती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी वेव को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिएगा ज़रा, वो हम देखेंगे। एक वेव ले लेते हैं, ओके। एक वेव के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द थिंग, ये जो देख रहे हैं, ये ऊंचाई जो है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो आप देख रहे हैं गहराई टाइप है, इसको बोलते हैं ट्रफ, ओके। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ। किसी भी क्रेस्ट की जो हाइट है, दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ओके। हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, चाहे हाइट ऑफ क्रेस्ट हो या डेप्थ ऑफ ट्रफ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ों को, इसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एक के बाद एक, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी कर लो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ बोलते हैं, इट इज टेकन इन लैम्डा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इट इज नोन एज वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम, वेवलेंथ बोलेंगे, दैट इज लैम्डा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टर्म जो यहां पे आता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एफ। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, दैट इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड।
इसको डिनोट करते हैं लेटर न्यू से डिनोट किया जाता है। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। किस में नापा जाता है इसको? हर्ट्स में नापा जाता है बच्चों। तो ये टर्म्स देखे, दीज टर्म्स आर बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? दे आर रिलेटेड टू अ वेव। ठीक है, वेवलेंथ जो है लैम्डा, इसको मीटर में नापते हो आप, मीटर, फिर आगे दूसरी यूनिट्स, इसमें बड़ी यूनिट्स हो सकती हैं वगैरह, नैनोमीटर वगैरह आ सकते हैं। ये हर्ट्स में नापी जाती है आपकी, किलो हर्ट्स भी आ सकता है, इसमें आ जाता है बड़ी यूनिट्स में लेंगे तो। डिनोट किससे करते हैं? वेवलेंथ को लैम्डा से और न्यू से फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय हर्ट, मतलब मेजर्ड बाय हर्ट्स। दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी लैम्डा वेवलेंथ होती है। किसी क्रेस्ट की हाइट या किसी ट्रफ की डेप्थ क्या होती है? एम्पलीट्यूड होती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान में रखनी है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। दिस रिलेशनशिप इज गिवन एज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये रिलेशनशिप आपको बिल्कुल याद रखनी है। यहां पे C जो है दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो जनरली हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। न्यू जो यहां पे है दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको बताया था, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये है टर्म्स यहाँ पे। C फ्रीक्वेंसी है, सॉरी C स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वेव। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने इस सेक्शन के अंदर क्या देखा? यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and the characteristics of a wave. I hope you understand. If you have any doubts, children, you can contact me on a WhatsApp number. Thank you.